विजय कौशिक जी, आपसे भी सवाल लेना चाहूंगी, आखिर किसके इशारों पर बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है? इतनी बड़ी लापरवाही और ऐसी एजेंसी जो कि इतने बड़े बड़े एग्जाम मुनक्किद कराती है वो सवालों के घेरे में है। आखिर कैसे किसी भी चीज पर विश्वास किया जाए? सहबा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कौन करा रहा है। सीधी सी बात है, जब भी किसी तार को जोड़ते हुए आप उसके मूल तक पहुंचते हैं तो हमेशा अपर लेवल का सिस्टम इसमें काम कर रहा होता है। यानी कि वो लोग जो राजा के बच्चे को ही राजा देखना चाहते हैं, यानी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बड़े बड़े पूंजीपति इसमें शामिल होते हैं। और कहा गया है कि 10-10 लाख रुपए में भी मतलब पेपर दिए गए हैं। आप लगा लीजिए कि कितने बड़े लेवल का धंधा इसको बना दिया है। हालांकि इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेवार है इस देश को बर्बाद करने में, और मौजूदा भाजपा सरकार बड़ी तेजी से इस देश को बर्बाद करने की तरफ बढ़ रही है और काम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से आप देखें कौन सा ऐसा पेपर है जिसके लीक होने की घटनाएं सामने न आई है। अब जहां तक नीट की बात है, आप देखिए पहले दिन से ही सरकार और सरकार के मंत्री इनकार करते रहे, यहाँ तक कि कई बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, अभिभावक सड़कों पर आ गए। फिर भी जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो एक ही रट लगाते रहे कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं। अरे भाई, आप भगवान है क्या? जब तमाम तरह की बातें सामने आ रही है तो आपको डे वन से ही जांच शुरू करा लेनी चाहिए थी अगर आपने ईमानदारी होती तो, लेकिन ईमानदारी नहीं है। ये जो ईमानदारी केवल पेपरों को लेकर ही छोड़िए, चाहे वो नौकरी की बात है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम की बात है। आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारे देश में एमबीबीएस बनाने का खर्चा जो बच्चों से लिया जा रहा है, 1 से 1.5 करोड़ रुपए लिया जा रहा है मिनिमम। 2-2 करोड़ भी लिए जा रहे हैं एनआरआई सीट के नाम पर। सच है या नहीं है? और जबकि विदेशों में यही एमबीबीएस की डिग्री 15-20 लाख रुपए में बच्चों को मिल जा रही है। अच्छा, अगर आप यहाँ से करते हैं तब भी अब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अभी मोदी सरकार ने नया फार्मूला लागू किया है, आप विदेश से करके आएंगे जब भी एक टेस्ट देना पड़ता था। सवाल ये है कि चाहे कोई 20 लाख रुपए में डिग्री लेकर आया है, चाहे उसने इंडिया में 2 करोड़ में डिग्री ली है, अगर वो बच्चा उस टेस्ट में फेल होता है तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो क्राइम ही करेगा। वो आज बिल्कुल, और आसान नहीं है किसी भी पेपर की तैयारी। क्या वाकई एग्जाम सिस्टम मजाक बनकर रह गया है? इसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत है। किस तरह से अब इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएगा विपक्ष? देखिए, निश्चित तौर पर हम इसी तरीके से उठाएंगे कि जो आए दिन परीक्षाएं लीक हो रही हैं या किसी भी तरह के एग्जाम, चाहे वो भर्ती से संबंधित है, वो बार बार कैंसिल हो रहे इस लीक कांड की वजह से, इनके लिए कोई स्थायी समाधान इस देश की सरकार द्वारा तैयार किया जाए जिसमें विपक्ष की भी भूमिका हो, निगरानी पूरी हो। पहली बात। दूसरी बात, आप केवल एक सिस्टम की बात कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ए से लेकर अगर हम जेड तक का सिस्टम देखें तो टोटल भ्रष्ट हो चुका है, टोटल सिस्टम कोलैप्स होने की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि देश में ऑन रिकॉर्ड लाखों लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में भाग रहे हैं। आपकी और हमारी मजबूरी है कि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम देश छोड़कर भाग सके। बाकी जो भाग सकते हैं वो भाग रहे हैं। लाखों लोग ऑन रिकॉर्ड भाग रहे हैं, लाखों लोग डंकी रूट से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? अब देखिए, शुरुआती शिक्षा से बात कर रहे हैं हम। आज सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, जानबूझकर सरकार द्वारा उनकी हालत खस्ता की गई है ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएं। प्राइवेट स्कूलों में या टोटल शिक्षा पद्धति में अब सरकार ने एजुकेशन के 2 साल और बढ़ा दिए हैं। यानी कि जो बच्चा 2 साल पहले तक 12वीं अगर 14 साल की एज तक कर लेता था या 12 साल की एज तक कर लेता था, अब उसे 2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन कोर्सेज को लेकर भी 1 साल सरकार ने बढ़ाया है। ये सब क्या है? जितने भी प्राइवेट संस्थान है, आप ये देखिए, उनकी 30% कमाई और बढ़ जाएगी। सारा सिस्टम प्राइवेट शिक्षा सिस्टम को बढ़ाने के लिए है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई का खर्चा। आज एक बच्चे पर मिनिमम से मिनिमम प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने पर
50 लाख से लेकर और 1.5 करोड़ रुपए तक का मिनिमम खर्चा है। अगर सही मायने में देखें, अगर हम इंटरेस्ट भी लगाएं उस पर, तो 1 करोड़ रुपए एक बच्चे की ग्रेजुएशन तक का खर्चा आ रहा है। फिर नौकरी के नाम पर उसके लिए क्या है, मोदी जी कहते हैं भैया पकौड़े तलो। भाई माननीय मोदी जी, जो देश अपने देश के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दे सकता, उसे देश का डूबना तय है। क्या एक डॉक्टर पकौड़े तलेगा? क्या एक इंजीनियर पकौड़े तलेगा? क्या एक साइंटिस्ट पकौड़े तलेगा? आप किस तरह का देश तैयार कर रहे हैं हमारे देश में, आपको ये तय करना पड़ेगा। हमारे देश में जिस हिसाब से बच्चे पढ़कर आगे आ रहे हैं, अगर हम उन्हें रोजगार नहीं दे पाएंगे तो देश फेल हो जाएगा। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं देश में, तो भी ये देश फेल हो जाएगा। तो फेल होना तय है, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जब मोदी जी सीना तान कर, सीना ठोक कर ये कहते हैं कि वो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, तो 5 किलो गेहूं के सहारे इस देश के करोड़ों लोग कब तक चुप बैठेंगे, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि लोगों को रोजगार भी चाहिए, लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के अवसर भी चाहिए। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई आबादी है। दूसरी बड़ी समस्या वाहनों की बढ़ती हुई आबादी है, जिनके कारण प्रदूषण फैल रहा है। तीसरी बड़ी समस्या महानगरों का प्रदूषण है। चौथी बड़ी समस्या खाद्यान्नों में जहरीले केमिकलों की मिलावट है। चाहे वो खेत से लेकर दुकानदार की दुकान तक की बात हो, आज हर जगह खाद्यान्न पदार्थों में मिलावट हो रही है। लेकिन सरकार कहां सो रही है? आज महंगाई चरम पर है। आप देखिए कैसे कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं लोग, और जब रिजल्ट में पता चलता है कि धांधलीबाजी की जा रही है, क्या बीत रही होगी इस समय देश के करोड़ों परिवारों के ऊपर। जो लाखों बच्चों ने दिया है, उनसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। तो उन परिस्थितियों में सरकार बार बार ये कहती रहे नहीं भी गड़बड़ नहीं हुई, तो गड़बड़ तो सरकार ने ही कराई है। सरकार इसकी जिम्मेवार है। जो ये नई संस्था का गठन करके सरकार ने ये एग्जाम कराए नीट के, ये पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। तो देश इस समय बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है, और सरकार फिर भी अगर विपक्ष की नहीं सुनना चाहती, तो भाई सुप्रीम कोर्ट से हमें थोड़ी बहुत उम्मीद है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 0.001% भी अगर गड़बड़ है, गड़बड़ तो साफ दिखाई दे रही है। एक ही सेंटर पर सारे टॉपर क्यों आ गए, 10-10 टॉपर कैसे आ गए? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये सुई फिर से सुप्रीम कोर्ट की कहीं और घूम जाए। इस मामले में सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, और सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि ये एग्जाम दोबारा हो फिलहाल वाले। क्योंकि जब भी आप बच्चों का ही गला काट रहे हैं, सरकार कौन सा अपने पैसे से एग्जाम कराती है? जब एग्जाम होते हैं तो 2-2 हजार रुपए फीस के नाम पर, वो उसके एग्जाम फीस के नाम पर लेती है सरकार। सरकार की जेब से जा क्या रहा है? दोबारा करा दो एग्जाम, मगर ये तो सुनिश्चित कर दो कि भैया इस देश को मरने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। तो सहबाजी निश्चित तौर पर देश बड़े नाजुक हालात में है। इतनी सफाई से कहा जा रहा है कि नए नए मंत्री ने काम संभाला, उसे कुछ पता नहीं था। शर्मनाक है ये स्थिति। क्यों? क्योंकि जो बात ये कह रहे हैं, वो बात मंत्री ने एक भी दिन कही हो तो बता दीजिए। क्या मंत्री ने एक बार भी कहा कि मैंने अभी अभी शपथ ली है, मैं अभी जानकारी जुटा रहा हूं और उसके बाद कुछ कहूंगा? उसने तो डे 1 से ही एक तोते की तरह रट लगा रखी थी कि नहीं जी कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में न जाता, ये बच्चे अपनी लड़ाई न लड़ते, ये मैं देश के मीडिया का इस मामले में हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इस मामले की सच्चाइयों को बाहर लाने का प्रयास किया। आप लोग लेकर आए काफी हद तक सच्चाई, तो उससे ये सिस्टम हिला है। उससे सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुआ है कि भाई इस मामले में जो गड़बड़ हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, और अगर हुई है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन सरकार द्वारा क्या क्या किया गया बताइए आप खुद सहबाजी? कुछ नहीं किया गया। यही कारण है कि इस देश के सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। क्या कोई हो, आप मुझे बताइए, जिन बच्चों ने 1 साल का ड्रॉप लिया केवल नीट क्वालिफाई करने के लिए और वो लोग रह गए, या मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनके 635
640 तक नंबर आए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला है। उनके सामने अब एक ही सवाल है, या तो 1 करोड़ रुपए खर्च करो। अब मुझे बताइए, अब तक की शिक्षा पर कम से कम उनका 1 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है 12th तक, और उसके बाद 1 करोड़ रुपए एमबीबीएस के लिए दो। एमबीबीएस डॉक्टर की जो तनख्वाह है वो क्या है, 50 से 60 हजार रुपए सरकारी सिस्टम के तहत, प्राइवेट में भी यही है। तो 2 करोड़ रुपए का अगर हम 1% का इंटरेस्ट भी माने तो भी 2 लाख रुपए महीने बनता है। तो बताइए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है या नहीं है? इसके अलावा आज एमबीबीएस की भी कोई वैल्यू नहीं रही, उसमें भी आगे एमडी करना होता है जब जाकर कुछ वैल्यू बनती है। तो ये जो डॉक्टर्स की भीड़ इस देश में पैदा हो रही है, या जो भ्रष्ट सिस्टम के कारण फर्जी डॉक्टरों की भीड़ इस देश में पैदा हो रही है, इसके क्या नतीजे होंगे? आपकी जानकारी के लिए एक बता रहा हूं मैं बात। अभी कई कंट्रीज ने, जो उनकी संस्थाएं हैं जो पैसा कमाने में विश्वास रखती हैं, उन्होंने भारत के अंदर जो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं डॉक्टरी के नाम पर, उनमें इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में तगड़ी कमाई है। लोग जरा सी खांसी को लेकर जाते हैं, उनके हार्ट के ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। मगर इस देश की गूंगी बहरी सरकार मर चुकी है। इस देश में इलाज के नाम पर लोगों के ऊपर दवाइयों की प्रैक्टिस हो रही है। बाहर की कंट्रीज से पैसा ले रहे हैं और यहाँ बगैर बताए गरीब मरीजों पर उनके परीक्षण किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार कहाँ कुछ करती है? तो यही कारण है कि ये सिस्टम की देन है। सिस्टम अब कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो लाखों बच्चे विदेशों से डॉक्टर बनकर आ रहे हैं और जो लाखों बच्चे इस देश में डॉक्टर बन रहे हैं, इनका भविष्य क्या होगा जब ये लोग सरकार के उस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे जो एमबीबीएस के बाद उन्हें प्रैक्टिस के लिए करना होगा। उस पर खड़े न उतरने पर फेल बच्चों का क्या भविष्य होगा? सरकार को नीट के साथ साथ इन सवालों के जवाब भी देने चाहिए। क्योंकि देखिए, एमबीबीएस करने तक 2 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। अब वो बच्चा अगर सरकार के उस टेस्ट में खरा नहीं उतरा जो प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, या इस देश में जो वकील बन रहे हैं और जब वो प्रैक्टिस के जो टेस्ट पर खरा नहीं उतर पाते, जिन्हें बार एसोसिएशन की मान्यता नहीं मिल पाती, वो वकील क्या कर रहे होंगे? वो फर्जी वकील ही हो गए, एक तरीके से केवल डिग्री धारक है। तो समाज जो है ना, पूरी तरह से पतन की तरफ बढ़ रहा है। अंधी पीछे कुत्ता खाए वाला हिसाब है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है, और उसका परिणाम आप और हम जैसे निर्दोष लोगों को देखना होगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर पर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि लोग यहाँ पर मुखालफत करते रहें और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, तब जाके सरकारों को होश आएगा। और फिर जिन एजेंसियों पर भरोसा जताया जा रहा है बहुत विश्वसनीय है, फिर कुछ देर बाद उनके बारे में कहा जाता है कि सुधार की जरूरत है। क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने ये कहा कि जो ये भाई साहब बात कह रहे थे, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी शुरू में ये कह देते कि भैया मैंने अभी पदभार संभाला है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं जांच करा लेता हूं, और अगर जांच में दोषी मामला पाया जाता है तो हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अभिभावकों को राहत देंगे। लेकिन क्यों उन्होंने डे वन से एक ही नजरिया अपनाए रखा कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई? तो ये इस बात को दर्शाता है कि इस तरह के मामलों में सीधे सीधे ऊपर लेवल का हाथ है। तभी इस तरह की घटनाओं को ढकने का प्रयास किया जाता है कि भी जब आप चोर नहीं है तो आप क्यों चोर के पक्षधर बन रहे हैं? बताइए आप, अगर सरकार ने कुछ गलत नहीं किया तो सरकार किसी भी मामले को ढकने का प्रयास जब भी करती है जब उनकी मिलीभगत होती है। और मैं फिर वही एक बात को बार बार कह रहा हूं कि भरोसा बहुत बड़ी चीज है। आज उस भरोसे को कोई भी सरकार देश में खोती जा रही है। ये देश के लोकतंत्र के लिए काफी घातक सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि आज मोदी जी को ये बताना चाहिए कि देश की शिक्षा पिछले 10 वर्षों में कई सौ गुना कैसे महंगी हो गई। सबसे पहला जवाब तो ये है। फिर वो ये बताएं कि जो जितने बच्चे उच्च शिक्षा के माध्यम से पास हो रहे हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था सरकार के पास क्या है? हकीकत और ईमानदारी वाली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है भारत को कि आपके यहाँ जो बेरोजगारी की दर है वो अंग्रेजों के समय को क्रॉस कर चुकी है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की पहुंच गई,
दूसरी तरफ आपके यहाँ रोजगार नाम की चीज नहीं है। तो ये जो विषम परिस्थितियों में जो देश है, इसका मतलब क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि देश के बैंकों का सारा पैसा या तो शेयर बाजार में लगा हुआ है या बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास लगा हुआ है। तो क्या होगा जब शेयर बाजार डूबेगा, पूंजीपति डूबेंगे, तो इस देश की आम जनता डूब जाएगी। आरबीआई के रिजर्व फंड से पहली बार ये मोदी सरकार, ऐसी सरकार निकम्मी साबित हुई है जो तीसरी बार पैसा ले चुकी है। 70 सालों में आज तक किसी भी सरकार ने रिजर्व फंड से हाथ नहीं लगाया, लेकिन मोदी सरकार तीसरी बार पैसा ले चुकी है। तो सवाल यह है कि देश की जनता का पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले है। पूंजीपति डूबेंगे तो देश डूबेगा। इस तरह की व्यवस्था किसने बनाई है? बहरहाल फिलहाल तो बच्चों का मुस्तकबिल डूबता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और सबकी जवाबदेही बनती है और सवाल भी बनता है और बार बार इसको लेकर सवाल किया जाएगा कि आखिर कसूरवार कौन है।